गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग इंग्लिश प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो एसएससी के एमटीएस, सीएचएसएल या सीजीएल एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग एमटीएस का प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे, फिर सीएचएसएल का और फिर सीजीएल का। तो चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एसएससी में पूछे गए हैं। इसका हम लोग आज सेट 1 करेंगे, फिर हम लोग इसी डेली 1, 2 के भांति सभी सीएचएसएल, एमटीएस और सीजीएल को कवर करेंगे। तो यहाँ पर अपना पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि आवर स्पेशलिस्ट स्कूल इज होम टू चिल्ड्रेन विथ डिफरेंट इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और नो एरर। इस 4 क्वेश्चन में देखिए इसमें पूछा क्या जाना है, इसमें करना हम लोग को क्या है कि सेंटेंस हैज़ एन एरर एंड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। इसमें हमको जो सेंटेंस के जिस भाग में एरर है उसको सेलेक्ट करना है। तो ये पहला सेट है, तो इसमें मैं सब कुछ बताऊंगा। अगला सेट में शॉर्ट्स में हम लोग चलेंगे। तो आवर स्पेशलिस्ट स्कूल, यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या है कि लिखा हुआ है आवर स्पेशलिस्ट स्कूल। और स्पेशलिस्ट का जो अर्थ होता है वो होता है किसी चीज़ का विशेषज्ञ, यानी यहाँ स्कूल का ये विशेषता नहीं बता रही है। तो यहाँ स्पेशलिस्ट के स्थान पे क्या यूज करेंगे, स्पेशल। तो दोस्तों यहाँ स्पेशलिस्ट के स्थान पे क्या हो जाएगा, स्पेशल। स्पेशलिस्ट के स्थान पे हम लोग यहाँ स्पेशल स्कूल का यूज करेंगे। और इसका मीनिंग क्या होगा, हमारा आवर स्पेशल स्कूल इज होम, हमारा एक विशेष स्कूल घर है। चिल्ड्रेन विथ डिफरेंट इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, जहाँ क्या होता है विभिन्न प्रकार की बौद्धिक योग्यता मिलती है। हम लोग बचपन में ही बहुत कुछ सीखते हैं और वो जो ज्ञान है वो कहाँ मिलता है, हम लोग को घर में मिलती है। तो घर को एक स्कूल माना गया है। चलते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि यू कैन कंट्रोल देम बाय सेटिंग ए मैक्सिमम लिमिट फॉर ईच वन बिल। यू कैन कंट्रोल देम, आप नियंत्रित कर सकते हैं। बाय सेटिंग ए मैक्सिमम लिमिट, एक उच्च सीमा तय करके, किसके लिए, फॉर ईच वन बिल। तो यहाँ ईच और वन दोनों एक साथ नहीं होंगे क्योंकि ईच में ही वन का मीनिंग छिपा हुआ है। ईच का अर्थ होता है प्रत्येक, प्रत्येक बिल का मैक्सिमम लिमिट सेट कर पाएंगे। जैसे हम लोग जैसे मोबाइल का डेली डाटा यूज करते हैं तो कभी कभी क्या होता है बहुत ज़्यादा डाटा खर्च हो जाता है। अब तो उसके लिए चार्ज नहीं काटे जाते हैं, पहले पैसा काट लिया जाता था। तो अगर हम लोग सेट कर ले मोबाइल में कि हमको डेली 1 GB डाटा ही यूज करना है, तो 1 GB डाटा यूज करने के बाद डाटा ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। उसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी बोला गया है कि यू कैन कंट्रोल देम, आप उसे नियंत्रित कर सकते हैं बाय सेटिंग ए मैक्सिमम लिमिट, एक उच्च सीमा को तय करके प्रत्येक बिल के लिए। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर वन और ईच दोनों एक साथ नहीं होंगे, यहाँ पे क्या होगा, केवल ईच होगा। वन का जो यूज है वो बिल्कुल गलत है, यहाँ वन नहीं होना चाहिए। तो अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड इन फिल इन विथ एन एप्रोप्रिएट वर्ड। इसमें एक एप्रोप्रिएट वर्ड को भरना है, वो एप्रोप्रिएट वर्ड क्या होगा। तो उसके लिए हम लोग चलेंगे, देखते हैं। देखिए हिज टीचर डैश एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज कंडक्ट। पहले इसमें 4 गो वर्बल फ्रेज दिया हुआ है, उसका अर्थ समझे। कॉल अप का मतलब होता है याद करना। कॉल ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना, रोक देना। कॉल फॉर का अर्थ होता है किसी चीज़ की मांग करना। कॉल ऑन का मतलब होता है जाकर मुलाकात करना। तो हिज टीचर, उनके जो टीचर है वो क्या करेंगे,
एन एक्सप्लानेशन ऑफ हिज कंडक्ट, कंडक्ट का मतलब व्यवहार, अपने व्यवहार का जो वर्णन है उसको क्या करेंगे, याद करेंगे, स्थगित करेंगे, या मांग करेंगे, या जाके मुलाकात करेंगे। तो इसका जो सही होना चाहिए वो क्या होगा, कॉल्ड फॉर। ये क्या करेगा, मांग करेगा, उनके टीचर अपने व्यवहार के वर्णन का मांग करती है। अगला क्वेश्चन, चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, पुट योर सिग्नेचर डैश रेड इंक। यहाँ पर हम लोग रेड इंक के लिए इन का इस्तेमाल करेंगे। सिग्नेचर जो है इन रेड इंक में होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, इन रेड इंक, यहाँ लगाएंगे इन रेड इंक। और वही अगर किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते तो हम लोग लिखते हैं विथ, जैसे सी कट्स एप्पल विथ नाइफ, ना कि इन नाइफ लिखेंगे। जब हम लोग किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं तो उसके साथ हम लोग विथ लगाते हैं। तो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सटिंक्ट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पूछ रहा है कि सिमिलर शब्द को लिखें, सिमिलर इन मीनिंग। ये एक वर्ड दिया हुआ और इसी के सिमिलर में जो वर्ड है उसको खोजना है, और इसको हम लोग साइनोनिम्स बोलते हैं। तो इसके जैसा जो वर्ड है उसको हम लोग खोजेंगे। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला वर्ड एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त हो जाना, जिसकी प्रजाति अब समाप्त हो चुकी है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटिंक्ट। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ए। इस 4 ऑप्शन में हम लोग उस ऑप्शन को हटा देंगे जो इसका नहीं हो सकता है। इसको एलिमेंट्री प्रोसेस कहते हैं। ये सबसे अच्छा मेथड होता है, इसके द्वारा हम लोग आसानी से आंसर सही कर पाते हैं। एलाइव, एलाइव का अर्थ होता है सक्रिय और जीवित, और यहाँ पे क्या है, विलुप्त है, तो ये तो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन ए ख़त्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं बी। लिविंग मतलब ये जीवित होता है, ये भी नहीं हो सकता। एबोलिश, एबोलिश मतलब होता है समाप्त होना, तो एबोलिश इसका आंसर हो सकती है। उसके बाद है एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग का मतलब होता है वर्तमान, मौजूदा, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता है। तो एक ही ऑप्शन है जो इसका आंसर हो सकता है, और वो क्या है, एबोलिश। वो क्या होगा, अबोलिश हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मैलिस, मैलिस का मतलब होता है ईर्ष्या करना, द्वेष करना। तो इसके लिए जो 4 ऑप्शन है उसमें देखिए कौन कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर नहीं हो सकता है। तो पहला क्या दिया हुआ है, फ्रेंडली। फ्रेंडली का मतलब होता है मित्रवत, तो यहाँ पे ईर्ष्या कर रहे हैं तो दोस्ताना संबंध तो बिल्कुल नहीं होगा। काइंड मतलब दयालु, दयालु तो बिल्कुल नहीं होगा। थाउटफुल, थाउटफुल मतलब होता है विचारवान, जो बहुत ज़्यादा चिंतन करते हैं उसको हम लोग थाउटफुल बोलते हैं। और बिटरनेस मतलब होता है कटुता। तो मैलिस का जो सही सैनो होना चाहिए वो क्या होगा, बिटरनेस, यानी कि कटुता। तो इसका जो सही आंसर वो क्या है, बिटरनेस। अगला क्वेश्चन, सस्टेन। सस्टेन का मतलब होता है जारी रखना। सस्टेन का अर्थ क्या होगा, जारी रखना। और यहाँ पर हॉल्ट है, हॉल्ट हम लोग छोटे से स्टेशन को बोलते हैं, या छोटी देर की के लिए जो रुकता है उसको हम लोग बोलते हैं रुकावट। स्टॉप मतलब भी होता है रुकना, हॉल्ट मतलब भी रुकना। अब्सटेन किसी चीज़ से बचना, परहेज करना। और यहाँ क्या है, जारी रखना। और कंटिन्यू मतलब क्या होता है, किसी काम को जारी रखना। तो सस्टेन का जो सही अर्थ होगा वो क्या होगा, कंटिन्यू। सैनोनिम है इसका कंटिन्यू। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें देखिए इसके पहले सिमिलर वर्ड को खोजना था और अब क्या खोजना है, अपोजिट इन मीनिंग। अब इसके ठीक उल्टे वर्ड को खोजना है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो क्या है इसमें, फ्लोरिश। पहला जो मीनिंग है और शब्द दिया हुआ है वो है फ्लोरिश। फ्लोरिश का मतलब होता है उन्नति करना, प्रगति करना। गार्निश, गार्निश का मतलब होता है सजाना, ये तो होगा नहीं। एम्पलीफाई मतलब होता है बढ़ाना, ये भी नहीं होगा। हिंडर, हिंडर का मतलब होता है रोकना। कोई अगर उन्नति कर रहा है हम उसको हिंडर करेंगे, रोकेंगे, तो ये इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। ये इसका उल्टा शब्द है। और कोई यदि उन्नति कर रहा है तो उसका डेवलप, दोनों एक ही शब्द है, तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है, केवल हिंडर। हिंडर मतलब होता है बाधा पहुंचाना। अगला क्वेश्चन है ट्रम्प। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ट्रम्प। ट्रम्प मतलब होता है खुशी मनाना। किस चीज़ की खुशी, तो विजय की खुशी।
तो यहाँ पे विजय की खुशी का बात किया जा रहा है और ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, जॉय। जॉय मतलब भी खुशी होता है, ये तो सिमिलर हो गया। प्राइड अभिमान घमंड होता है। जुबली किसी चीज़ का जयंती मनाना होता है। और सोरो किसी चीज़ का दुख मनाना होता है। तो यहाँ पे हम लोग किस जीत का खुशी मना रहे हैं और यहाँ क्या है कि दुख मनाना। तो इसका जो सही उल्टा शब्द होगा, एंटोनिम्स होगा, वो क्या होगा, डी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एलिमेंट्री। एलिमेंट्री मतलब होता है प्रारंभिक, आसान, शुरुआती। तो इसके लिए जो हम लोग देखेंगे वो क्या है, देखिए एलिमेंट्री। एलिमेंट्री मतलब क्या हो जाएगा, प्रारंभिक, आसान, इजी। तो इजी इसका सैनो हो गया। प्राइमरी मतलब भी होता है प्रारंभिक, ये भी इसका सैनो हो गया। वही फंडामेंटल मूलभूत मौलिक होता है। और चौथा क्या है, कॉम्प्लेक्स। तो एलिमेंट्री मतलब होता है प्रारंभिक। प्रारंभिक चीज़ अक्सर आसान होते हैं, इजी होते हैं। और इसका ठीक उल्टा दिया हुआ है जटिल। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो क्या होगा, वो होगा कॉम्प्लेक्स, यानी कि जटिल। ये इसका ठीक विपरीत शब्द है, एंटोनिम्स है। तो एलिमेंट्री का उल्टा कॉम्प्लेक्स, जटिल। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ आइडोम एंड फ्रेजेज। हमको आइडोम एंड फ्रेजेज जानना है। इसको दोस्तों याद करना होता है, हम लोग फिर भी जो इसमें आया है उसका अर्थ बता के इसको बताया जाएगा। तो पहला क्या दिया हुआ, ह्यूमन सर्विस। ह्यूमन सर्विस का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, संकट की स्थिति में, जब संकट की स्थिति हो उस समय अगर किसी चीज़ का सेवा अच्छी मिले तो उसको हम लोग ह्यूमन सर्विस कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए आंधी तूफान पूरा आया हुआ है और उस समय लाइन ना जाए, तो बिजली एक सेवा क्षेत्र है, उसको हम लोग ह्यूमन सर्विस कहते हैं। अभी लॉकडाउन की समय है, अगर हम लोग कुछ ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन और वो समय पे आ जाती है तो हम उसको ह्यूमन सर्विस कहते हैं। और वही वो डिले होगा तो उसको ह्यूमन सर्विस नहीं बोलेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, यूजफुल हेल्प इन नीड। जब आवश्यकता हो उस समय जो मदद मिलता है, संकट की स्थिति में जो मदद मिलती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ह्यूमन सर्विस। इसका ऑप्शन सी सही होगा। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। वंस एंड फॉर ऑल, इसका जो अर्थ होता है वो होता है हमेशा के लिए। तो हमेशा के लिए जो यहाँ शब्द यूज हुआ है वो है फॉर एवर। तो इसका सही आंसर होगा फॉर एवर, हमेशा के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्या है, अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है इम्प्रूव द ब्रैकेट्स पार्ट। इम्प्रूव द ब्रैकेट्स पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। हमें सेंटेंस के ब्रैकेट पार्ट में जो गड़बड़ी दिया हुआ होगा, गलत होगा, उसको क्या करना है, इम्प्रूव करना है, सही करना है। तो दिस मार्केट वेयर क्राउडेड विथ पीपुल। ये जो मार्केट है, बाज़ार है, वो क्राउडेड मतलब भीड़ भाड़ से भरा हुआ है। किसके भीड़ भाड़ से, व्यक्ति के। तो इसमें देखेंगे दिस दिया हुआ है, दिस का एक सिंगुलर वर्ड है, मार्केट भी एक सिंगुलर वर्ड है, बिल्कुल सही है। लेकिन दिस मार्केट जब सिंगुलर है तो इसके साथ वेयर क्यों होगा, इसके साथ क्या होना चाहिए, वाज होना चाहिए। यानी कि ये गलती है। तो इम्प्रूवमेंट है इसमें, इसमें इम्प्रूवमेंट करना होगा, यानी डी जो है इसका सही आंसर नहीं होगा। अब चलते हैं तीन ऑप्शन में। पहला ऑप्शन दिया हुआ है दिस मार्केट। यह दिस के साथ हम लोग मार्केट्स नहीं लगाएंगे, यहाँ एस लगा हुआ है, तो ये बिल्कुल प्लूरल नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। तो अगला क्या है, अगला ऑप्शन चलते हैं दीज मार्केट। मार्केट सिंगुलर है, इसके साथ हम लोग यहाँ पे दीज मार्केट, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दीज मार्केट। दीज मार्केट भी नहीं होगा क्योंकि ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है, तो ये भी गलत, ये भी नहीं होगा। दिस मार्केट्स, दिस के साथ प्लूरल नहीं लगेगा, ये भी गलत। यहाँ देखिए दिस भी है, मार्केट भी है और वाज भी है, तीनों का तीनों सिंगुलर, ये बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इस चलेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसका सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, ही हैव क्विटेड द ऑर्गेनाइजेशन। ही हैव क्विटेड द ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग जानते हैं ही के बाद हैव नहीं होता है, ही के बाद सिंगुलर वर्ड ही होना चाहिए जो हैज है।
तो सबसे पहले इसमें कुछ ना कुछ तो गलती है, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट तो बिल्कुल नहीं होगा, इसमें इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। तो क्या इम्प्रूव होगा? ही के साथ हैज लगता है, बिल्कुल सही है। और उसके बाद क्या दिया हुआ है? क्विट। और हैज के बाद क्या लगना चाहिए? V3। तो हैज के बाद V3 लगती है। क्विट का V1 V2 V3 तीनों एक ही होता है, तो ये बिल्कुल सही है, ही हैज क्विट ही होगा। और सभी क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो इसमें देखिए किस प्रकार से गलत है। ही के बाद हैव नहीं लगता है, ये गलत हो गया। ही, ये नो इम्प्रूवमेंट भी गलत हो गया। ही हैड क्विटेड, ये क्विटेड जो है क्विट का V3 फॉर्म क्विट ही होता है। क्विटेड लगा देने के बाद ये एक विशेषण का रूप ले लेगा, जो कि यहाँ जिसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ही हैज़ क्विट द ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्या है? सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज वन, ये क्या है? विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज, मतलब कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का यूज करके इसमें बताना है कि कौन सा शब्द सही होगा। एज अपोज टू रियलिटी, या इसी का दूसरा फॉर्म इमेजिन नोट रियल, जो वास्तविक चीज़ नहीं सोचते हैं, जो वास्तविक चीज़ की कल्पना नहीं करते हैं, तो वो कैसा चीज़ की कल्पना करेंगे? काल्पनिक चीज़ का। तो हम लोग देखते हैं, या जो वास्तविकता का विरोध करते हैं, तो वो कैसा होगा? उल्टा, वास्तविकता के उल्टे जो सोचते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो ऑप्शन देखते हैं, इन्नुई। इन्नुई का मतलब होता है मानसिक थकान, तो इसमें इन्नुई बिल्कुल नहीं होगा। हेरेटिक, हेरेटिक मतलब होता है विधर्मी, जो धर्म का विरोध करता है, उसे हम लोग हेरेटिक बोलेंगे, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा है ऑप्शन सी, फिक्टिटियस। फिक्टिटियस का मतलब होता है काल्पनिक, तो ये सही आंसर हो सकता है, वास्तविक का उल्टा काल्पनिक। इसका भी हम लोग देख लेते हैं। इंडिक्ट का मतलब होता है आरोप लगाना, तो ये भी सही आंसर नहीं होगा। तो वास्तविकता का उल्टा फिक्टिटियस, काल्पनिक ही इसका सही आंसर होगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। ए स्टेट ऑफ स्लीपलेसनेस, ए स्टेट ऑफ स्लीपलेसनेस मतलब वैसी अवस्था जहाँ स्लीपलेस हो, मतलब कम सोने की जो अवस्था होती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो ऑप्शन ए में है इरिटेबल। इरिटेबल मतलब चिड़चिड़ा होता है, तो चिड़चिड़ा तो बिल्कुल नहीं है ये, जो कम सोएगा उसे हम लोग चिड़चिड़ा नहीं बोलेंगे। इंसर्जेंट मतलब विद्रोही होता है, जो देश के नियम के उल्टा काम करता है या उस नियम को नहीं मानते हैं, तो उसको हम लोग विद्रोही बोलते हैं। इम्प्यूटेशन, इम्प्यूटेशन का मतलब इम्प्यूटेशन का मतलब होता है इल्ज़ाम। जब हम लोग किसी गलती का आरोप किसी दूसरे पे लगा देते हैं, तो उसे हम लोग इल्ज़ाम कहते हैं, है ना। और चौथा जो डी ऑप्शन है, इंसोमेनिया। इंसोमेनिया मतलब होता है, इंसोमनिया मतलब होता है कम सोना। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो गया? ना ही ए, ना ही बी, ना ही सी, इसका मतलब क्या हो गया? डी। इंसोमनिया का मतलब होता है अनिद्रा या कम सोना। चलते हैं 17 नंबर। इसमें बोल रहा है कि इस सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड। इसमें हम लोग देखिए, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आप लोग को भी एग्ज़ाम में बस काम का चीज़ ही पढ़ना है, पूरा पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। तो ऑप्शन ए, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है जो क्वारल का है, और क्वारल का सही ऑप्शन हम लोग को पहचानना है। तो क्वारल का जो सही स्पेलिंग होगा वो होगा QUARREL। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही है। चलते हैं 18 नंबर में। रिकमेंड, रिकमेंड का मतलब क्या हो जाएगा? रिकमेंड मतलब होता है कि किसी की सिफारिश करना। रिकमेंड का मतलब क्या होता है? सिफारिश करना। तो सिफारिश हम लोग जो करेंगे, तो इसके लिए जो स्पेलिंग है वो क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, RECOMMEND, रिकमेंड, ये सही स्पेलिंग है किसी के सिफारिश करने की। जैसे इसका यूज कहाँ होगा? हम जहाँ पढ़े हैं उन टीचर के बारे में आज अपने विद्यार्थी को रिकमेंड करते हैं कि आप भी वहाँ जाइए, वहाँ पढ़िए। सिफारिश करना किसी को हम लोग बोले। अगला क्या है? तो यहाँ पे मिट गया है, इसको हम लोग पहले लिख लें।
तो दोस्तों यहाँ क्या लिखा हुआ है, इट टेक्स, इट टेक्स, यहाँ लिखा हुआ इट टेक्स। यहाँ पे देख रहे हैं कि इट सिंगुलर है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब आया है, तो इसके आगे भी इट के लिए जो भी प्रोनाउन होगा वो सिंगुलर होगा। तो हम लोग इसे पाराजंबल कहते हैं, पिक्यूआरस कहते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए लास्ट वाला वर्ड और शुरुआत वाला वर्ड ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, यानी कि कौन कौन सा, पहला और लास्ट वाला वर्ड। इसको आपको ग्रामर के द्वारा सीख पाएंगे। इसके लिए ग्रामर अच्छा होना ज़रूरी है जिससे ये बन पाए। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, लास्ट में दिया हुआ है दियर। दियर एक पोसेसिव एडजेक्टिव है। इसके बाद ये किसी चीज़ के पोजीशन को बताता है, तो इसके बाद निश्चित रूप से कोई ना कोई वर्ड होना ही होना है, यानी कि ये पी जो है सबसे लास्ट में कभी नहीं आएगा, और पी सबसे लास्ट में कहाँ पे है, ए में है। इसका ए आंसर नहीं हो सकती है। अब हम लोग देखते हैं दियर किसके लिए आया होगा। इट्स के लिए तो आ नहीं सकता है, क्योंकि इट्स एक सिंगुलर शब्द है और इसके लिए दियर नहीं आ सकता है। तो इस पूरे सेंटेंस में एक प्यूपुल है जिसके लिए दियर का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हम प्यूपुल के लिए दियर का यूज किए होंगे। पहले नियम है कि पहले नाउन आता है, फिर नाउन के स्थान पे हम लोग प्रोनाउन को लिखते हैं, नाउन के प्लेस पे। तो पहले पीपुल वाला सेंटेंस आएगा, फिर दियर वाला सेंटेंस आएगा, यानी पहले आर फिर पी। आर और पी पहले सी में है तो ये हो सकता है। यहाँ देखिए पहले पी है और फिर आर, यानी कि ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। यहाँ पहले पी है और फिर आर, तो ये भी नहीं हो सकता है। पहले आर फिर पी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 20। पोलाइटनेस इज, पोलाइटनेस इज, ये यहाँ पे विनम्रता की बात कर रही है। फिर हम लोग पहला और लास्ट शब्द को तेज़ी से देखेंगे। यहाँ देखिए लिखा हुआ ओनली, ओनली भी पोसेसिव एडजेक्टिव है, ये इसके बाद किसी न किसी शब्द का आना अनिवार्य है। तो ओनली के बाद क्या आएगा, ओनली के बाद नोट नहीं आ सकती है। तो पी ये मतलब क्या है, पहला तो ये देखेंगे ओनली के बाद कोई ना कोई शब्द आएगा, यानी कि पी का पोजीशन लास्ट में तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो पी का पोजीशन कहाँ, किस में लास्ट में, तो ये डी में है, तो इसका आंसर डी नहीं होगा। ओनली के बाद क्या आएगा, नोट आएगा या वन आएगा, तो नोट तो आ नहीं सकता है, तो आएगा क्या, वन आ सकता है, ओनली वन। यानी कि पी के बाद क्यू किस में है, एक इसमें है, इसमें देखिए क्यू के बाद पी है जो नहीं होगा, होना है पी के बाद क्यू। एक ये नहीं हुआ, पी के उनके बाद क्यू इसमें है, पी के बाद क्यू इसमें भी है, लेकिन बीच में आर दे दिया है, यानी कि पी के बाद क्या हम आर का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ओनली के बाद नोट नहीं होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या है, केवल ए। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप सबको ये पूरा का पूरा पैसेज जो है क्लोज, इसे हम लोग क्लोज टेस्ट बोलते हैं, इसे एक बार आप लोग को इस ये पॉज करके पढ़ लेना चाहिए। इससे पहले आप एक बार पढ़े। अब मैं इस का आंसर बताता हूँ कि इसमें क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, किस प्रकार से हम इसको भरेंगे। तो देखिए ये मदर टेरेसा का कहानी है, उसके जीवनी के बारे में कहानी है, तो उसके बारे में हम लोग आंसर लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन, पहला क्या बोल रहा है कि मदर टेरेसा वाज ए डैश वोमेन एंड फेमस एज वन मिशन, एज वन वोमेन वन मिशन। मतलब मदर टेरेसा एक महिला थी, कैसी महिला थी वही यहाँ फिलअप होगा, और वो प्रसिद्ध थी किस मिशन के लिए, वन वोमेन, एक महिला एक मिशन के रूप में। तो हम लोग क्या लगाएंगे, बिग मतलब होता है बड़ा सा, तो वो बड़ा सा तो महिला होगी नहीं, मानव है तो मानव के आकार का ही होगा। ब्यूटीफुल सुंदर, सुंदर वो उसमें सुंदर वो मतलब इसमें नहीं डालेंगे, वो किसी भी मिशन के लिए जो फेमस होता है उसमें हम लोग सुंदर ना लगा करके हम लोग महान लगाते हैं, यानी कि यहाँ ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। फेयर मतलब इस सुंदर के रूप में ही उसका यूज किया जाता है, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, डी। मदर टेरेसा वाज ए ग्रेट वुमेन,
एंड फेमस एज वन मिशन वन वोमेन वन मिशन। आगे चलते हैं। हु हैड टेकन ए बिग स्टेप, जिसने एक बड़ी कदम उठाई, टू चेंज द डैश, वो किसको बदलने के लिए बड़ी कदम उठाया होगा। तो हम लोग चलते हैं। पहला ऑप्शन है यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब होता है ब्रह्मांड। क्या एक महिला पूरे ब्रह्मांड को बदलेगी? बिल्कुल नहीं, इतना उसका क्षमता नहीं है। ग्लोब को बदलेगा? ग्लोब भी नहीं बदल सकती है वो। रिलीजन धर्म को बदलेगी? ये उसके बस का नहीं है। तो वो किस चीज़ को बदलने के लिए काम कर रही थी? पूरे दुनिया को बदलने के लिए काम कर रही थी। क्यों? क्योंकि उसका मिशन था वन वोमेन वन मिशन। वो एक मिशन चला रही थी और मिशन में वो पूरे दुनिया के को बदलने का प्रयास किया। शी वाज बॉर्न एज एग्नेस ग्नोचिज बोजाक्सिम ऑन 26 ऑफ अगस्त इन 1910 इन मैसिडोनिया। तो दोस्तों ये मैसिडोनिया का शब्द है, इसके बारे में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस जानना है कि मदर टेरेसा का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 26 अगस्त 1910 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? मैसिडोनिया में। सी केम, अब हम लोग इसके आगे देखेंगे कि क्या बोल रहा है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, सी केम, वो आई। कहाँ आई? कोलकाता। जब किसी और आती है या किसी और हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करते हैं, और प्रीपोजिशन टू इसमें कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो सी केम टू कोलकाता व्हेन सी वाज जस्ट 18 ईयर ओल्ड, जब वो 18 वर्ष की थी। एंड कंटिन्यू, और वह जारी रखी। क्या वो जारी रखी? डैश लाइफ्स मिशन, कौन सा मिशन को वो जारी रखी थी? तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है 24 नंबर में। हाँ, पोसेसिव एडजेक्टिव भरना है। तो मदर टेरेसा एक महिला थी, इसलिए महिला के लिए यहाँ पर जो पोसेसिव एडजेक्टिव आएगा वो क्या आएगा? हर आएगा। तो ये कंटिन्यू हर लाइफ्स, यहाँ होगा कंटिन्यू हर लाइफ्स मिशन ऑफ कैरिंग पुअरेस्ट पीपुल, मतलब गरीब व्यक्ति का जो सेवा करने का जो वो मिशन चला रही थी वह अपने मिशन को जारी रखी। मदर टेरेसा एक महिला थी, इसलिए उसके लिए पोसेसिव एडजेक्टिव क्या आएगा? हर आएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। ऑफ कैरिंग पुअरेस्ट पीपुल, सी, अब यहाँ क्या लिखा हुआ? सी हैड हेल्प्ड ए लॉट ऑफ द पुअर पीपुल ऑफ कोलकाता, मतलब वह मदद किया है बहुत सारे गरीब व्यक्ति का, जो कहाँ के थे? कोलकाता के थे। और वो किससे पीड़ित था? वो क्या चीज़ था? फ्रॉम लिपर्सी। लिपर्सी मतलब कुष्ठ रोग होता है। तो इसका ऑप्शन देखिए क्या है, यहाँ दिया हुआ है इंजॉइंग। कोई कुष्ठ रोग को इंजॉय करेगा क्या? कैरिंग, कैरिंग मतलब कोई कुष्ठ रोग का ध्यान भी नहीं रखेगा। तो वहाँ पर जो यूज होगा फ्रॉम जो आता है वो सफरिंग के लिए आता है। तो हम लोग इस अनुसार से भी सफरिंग मार सकते हैं, या फिर हम बोलेंगे सफरिंग फ्रॉम ये लिपर्सी, कुष्ठ रोग से जो पीड़ित व्यक्ति थे कोलकाता में, उस महिला को उसने क्या किया है? मदद किया, उस व्यक्ति को उसने मदद किया है। थैंक यू फ्रेंड्स, मैंने ये अपना पहला सेट कंप्लीट किया। अगला सेट जो आएगा हम लोग इसे और शॉर्ट में करने का प्रयास करेंगे। चलते हैं, थैंक यू।